Hello everyone, welcome back to my channel Mandy. I hope you all are fine and good at your home. So after demand मैं पार्ट 2 लेके आ गई हूँ इस हिस्ट्री BHIC 133 का। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि बेसिक फीचर्स बताओ मनसब सिस्टम के जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और क्या चेंजेस जो है मनसब सिस्टम में आए ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। ठीक है, तो देखो मनसबदारी जो सिस्टम था वो यूनिक और हाईली सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम था जिसको कौन लेके आया, मुगल एम्परर अकबर, कब 1571 में। ठीक है, इट फॉर्म बैकबोन, यानी ये बैकबोन था पूरे मुगल एम्पायर की गवर्नेंस की, यानी जितनी भी ये पूरा जो इतना बड़ा एम्पायर था मुगल एम्पायर अंडर अकबर जीन, तो इसको पूरा मेंटेन कौन कर रहा था, ये पूरा मनसबदारी सिस्टम कर रहा था। ठीक है, जैसे हमने जागीरदारी सिस्टम देखा था ना, उसमें मेन जो होते थे वो कौन होते थे, मुफ्तीज होते थे। उनको कौन अपॉइंट करता था, सुल्तान अपॉइंट करता था। तो ऐसे यहाँ पे मनसबदार होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता था, जो एम्परर है, जो किंग है, वो कौन करता था, अपॉइंट करता था। ठीक है, अब मनसब का मतलब, ये मनसब जो है अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन या स्टेटस। ठीक है, द मनसबदारी सिस्टम वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम कैसा था, ग्रेडिंग सिस्टम था, यानी कि जितने भी मनसबदार होते थे उनकी एक रैंक दी जाती थी। ठीक है, और ये पूरा एक हायरार्की मेंटेन होती थी इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक मनसबदार है, उसकी रैंक क्या है, 10,000 है। ठीक है, तो लोएस्ट जो देखने के लिए मिली है वो रैंक क्या देखने के लिए मिली है, 10 देखने के लिए मिली है, और हाईएस्ट में देखने के लिए मिली है 7,000। ठीक है, 10 से 7,000 तक हमें जो है रैंक्स देखने के लिए मिली है। अभी रैंक्स होती कैसे थी, कैसे दी जाती थी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमें ये समझना है कि मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, 1571 में। मनसब जो वर्ड है अरेबिक है जिसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन या स्टेटस। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में क्या देखा जाता है, मनसबदारी सिस्टम एक ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि एक इंडिविजुअल यानी जो मनसबदार होते हैं उनकी रैंक डिसाइड करता है। ठीक है, सेकेंड है डुअल रोल। मनसबदार वर इंपेरियल ऑफिसर्स। ठीक है, यानी जो पूरा किंगडम है इसमें वो ऑफिसर्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनके पास सिविल एज वेल एज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। ठीक है, सिविल और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे जो एम्पायर होता था वो उन्हें एक एरिया असाइन करता था कि भाई ये एरिया है आपका, ये लैंड आपको मैंने दे दिया, इससे आप क्या करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करो प्लस क्या करो, एक जो है मिलिट्री मिलिट्री रिक्रूट करो। मिलिट्री रिक्रूट कैसे करता था कि भाई मान लो एक मनसबदार के पास 100 घोड़े हैं, 100 नहीं 10 का एग्जाम्पल लो, 10 का, एक मनसबदार के पास 10 घोड़े हैं। ठीक है, तो हर 2 घोड़े पे एक सवार चाहिए। सवार मीन्स जो घोड़े को कंट्रोल करेगा ना, जो लड़ाई लड़ेगा, प्लस मतलब बेसिकली वो। ठीक है, तो हर 2 घोड़े पे एक सवार चाहिए। तो जो जात रैंक हो गई मनसबदार की वो कितनी हो गई, 10। ठीक है, कि उसके पास कितने घोड़े हैं, 10। सवार रैंक क्या हो गई, हर 2 घोड़े पे अगर एक बंदा अपॉइंट होगा तो सवार रैंक कितनी हो गई, 5। जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े होंगे उसकी उतनी ज्यादा जात रैंक होगी, जितने ज्यादा सवार होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी सवार रैंक होगी। ठीक है, तो ऐसे जो है ये लोग क्या करते थे, मिलिट्री एक तरीके से मेंटेन करते थे। और जब भी जो एम्परर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अकबर को जब भी लड़ाई में जाना है और उसे मिलिट्री की जरूरत है, तो वो इन मनसबदार से कहेगा कि आप मुझे मिलिट्री से हेल्प करो। ठीक है, तो मेन मेन जो मुद्दा था ना कि क्यों ये मनसबदारी सिस्टम लाया गया, वो इसलिए लाया गया कि भाई जिससे जो पूरा जो प्रेशर है वो एम्परर के ऊपर ना आए। ये जो छोटे छोटे जो मनसबदार जो अपॉइंट करता था डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बाय एम्परर, एम्परर इन डिफरेंट रीजन में इन मनसबदार को अपॉइंट करता था। इनका काम यही होता था कि पहला तो ये रेवेन्यू क्रिएट करके देते थे, लैंड पे जो भी टैक्स लगाया है एम्परर ने या अकबर ने, जो भी टैक्स लगाया, जो भी उस टाइम पे किंग है उसने जो भी टैक्स लगाया उसको कलेक्ट करके देना। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करके देना। सेकंड चीज जो क्या करते थे, मिलिट्री जो है मेंटेन करते थे, जिससे इनकी जात और सवार रैंक जो है डिटरमाइन होती थी। थर्ड क्या करते थे, जो भी एरिया इन्हें असाइन है, फॉर एग्जांपल एक मनसबदार को ये एरिया असाइन है, तो उसमें जितने भी लोकल इश्यूज है ना, जो भी लोकल इश्यूज है जस्टिस से रिलेटेड, वो भी यही देखते थे अपने एरिया की। ठीक है, अब देखो मनसबदार वर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द एम्परर, जो मैं बता चुकी, और ओपन टू ऑल रिलीजन, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही जो है मनसबदार बन सकते हैं, राजपूत, अफगान और यूरोपियंस तक भी जो है मनसबदार पोस्ट पर रिक्रूट हुए हैं। ठीक है, प्रमोशन जो होगा वो किसके बेस पे होगा, मेरिट के बेस पे, कि आप कितने लॉयल हो,
जो एम्परर है उसके प्रति। बल एंड ऑन दी अदर हैंड एक कंट्रास्टिंग फीचर ये था कि हेरिडिटरी नहीं था। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है भाई कि अगर एक सरदार मर जाता है तो उसके बाद उसका बेटा जो है उस पोजीशन पे आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरिट के बेसिस पे कि भाई कौन लॉयल है एम्परर की तरफ या कोई कौन उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, उसके हिसाब से जो है ये डिसाइड किया जाता था। ठीक है, मेरिट्स इसके ये है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल बना रहता है, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। सेकंड, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होता है, यानी कि हेरिडिटरी नहीं है। थर्ड, इससे मिलिट्री का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, मतलब जब भी जो एम्परर है उसको नीड है, किसकी नीड है, जब भी मिलिट्री की नीड है, तब वो क्या करेगा भाई, जो मनसबदार है उनको बोलेगा कि मुझे मिलिट्री दो। ठीक है, धीरे धीरे हमें क्या देखने के लिए मिला, ओवरबर्डन जागीर सिस्टम देखने के लिए मिला, यानी कि अकबर के बाद जो उसके सक्सेसर्स हुए उन्होंने एक चेंज ला दिया। ये चेंज पूछा भी है कि उन्होंने इस जो पूरे सिस्टम को ना, जो कि हेरिडिटरी नहीं था, उसको हेरिडिटरी बना दिया, यानी कि जो मनसबदार के बाद अब उसका बेटा जो है वो इस पोजीशन को होल्ड कर सकता है। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा ओवरबर्डन, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिला, ओवरबर्डन देखने के लिए ना जाकिर सिस्टम में। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें इसलिए करप्शन बढ़ता गया, जब उनके होल्ड उनके हाथ में जो है पावर आ गई कि भाई अब हेरिडिटरी हो गया, अब वो अपनी मनमर्जी चलाने लगे, जिसकी वजह से करप्शन और इनएफिशिएंसी भी हमें देखने के लिए मिलती है। सेकेंड इज एग्जामाइन द नेचर ऑफ पोर्टुगीज ट्रेड विद इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू मोनोपोली ट्रेड। भाई यूरोपियंस तो आए थे इंडिया, बट पोर्टुगीज भी आए थे इंडिया यूरोपियंस से पहले। ठीक है, कब आए थे, एंड ऑफ 15th सेंचुरी। किस पर्पज से आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, ट्रेड में मोनोपोली स्टैब्लिश करने आए थे इंडिया। स्पेशली किसका ट्रेड, स्पाइस ट्रेड, यानी मसालों का ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक है, बिफोर द पोर्टुगीज द स्पाइस ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप वाज डोमिनेटेड बाय अरब एंड, यानी कि जब पोर्टुगीज के आने से पहले जो मसालों का ट्रेड था इंडिया और यूरोप के बीच में, कौन डोमिनेट कर रहे थे, अरब और ऑटोमन एम्पायर के मर्चेंट्स। ठीक है, इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए पोर्टुगीज आए इंडिया। ठीक है, द पोर्टुगीज सॉट अ डायरेक्ट सी रूट, और ये किस रूट से आए, सी रूट से आए, यानी जो समुद्री रूट है उससे आए। ठीक है, टू बाईपास द मिडल मैन ऐसे स्पाइस डायरेक्टली, यानी कि ये जो मिडल मैन है, अरब और ऑटोमन एम्पायर के जो मर्चेंट्स है, इनको हटाने के लिए, जिससे मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर सके, जिससे प्रॉफिट जो है सीधा पोर्टुगीज के हाथ में है, यानी कि ये जो पोर्टुगीज है यहाँ से जो है स्पाइस खरीदेंगे और डायरेक्ट जो है यूरोप में बेचेंगे। ठीक है, विदाउट एनी मिडल मैन। ठीक है, किस टाइप के स्पाइसेस को ये खरीदने आए थे, पेपर, क्लॉव्स, नटमैग। ठीक है, ये इन सब ये सादा ये जो जितने भी स्पाइसेस हैं इन सब की सबसे ज्यादा वैल्यू थी यूरोप में। ठीक है, और किस चीज के लिए यूज होते थे, फूड प्रिजर्व करने के लिए, मेडिसिन में यूज होते थे, फ्लेवर, फूड को फ्लेवर देने में यूज होते थे, इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड इसकी जो है बढ़ती जा रही थी यूरोप में। नेक्स्ट, ब्लू वाटर पॉलिसी डेवलप्ड बाय पोर्टुगीज। पोर्टुगीज ने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई, इसका मतलब ये था कि इन्होंने जो पूरा सी रूट था ना उस पर अपना कंट्रोल बना लिया, क्योंकि इन्हें रूट पता चल गया था कि भाई समुद्र के कौन से रास्ते से जो है इंडिया जाना है। ठीक है, हाउएवर बहुत सारे रास्ते थे इंडिया आने के, बट इन्होंने एक रूट प्रॉपर जो है क्या कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जिससे वो ट्रेड कर सके अच्छे से। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर ये था कि जो रूट इन्होंने डिस्कवर किया था ना पोर्टुगीज ने, तो उस रूट से अगर किसी और अदर लोगों का शिप जाएगा, फॉर एग्जांपल यूरोप वालों का शिप जाएगा या जो ये ऑटोमन एम्पायर के मर्चेंट्स हैं इनका शिप जाएगा, तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, या उन्हें क्या एक लेनी पड़ेगी, परमिशन स्लिप लेनी पड़ेगी, किससे, पोर्टुगीज से। ठीक है, जिसको कैटास भी कहा गया। ठीक है, इफ एनीबडी हैव नॉट वन दे अटैक द सील द गुड्स, यानी कि अगर किसी के पास ये परमिशन स्लिप नहीं है और ये एक तरीके से टैक्स था, अगर वो पैसा नहीं पे कर रहे हैं तो उनकी शिप को क्या कर दिया जाएगा, अटैक कर दिया जाएगा बाय पोर्टुगीज, और जितना भी गुड्स होगा ना उसको स्टील चोरी कर लिया जाएगा। ठीक है, दे टुक ओवर इंपोर्टेंट पोर्ट्स, यानी जो इंपोर्टेंट पोर्ट्स थे इंडिया में, जैसे कि गोवा में या साउथ ईस्ट एशिया में मलक्का एक जगह है, वहां पे जो भी पोर्ट थे उस पे इन्होंने क्या बना लिया, अपना इन्फ्लुएंस बना लिया, जिससे वो ट्रेड कर सके। स्टार्टिंग में इनका ट्रेड जो सक्सेसफुल भी रहा, इन्होंने बहुत जो है ट्रेड फ्लरिश भी किया, पर धीरे धीरे जब एक तरीके से कॉम्पिटिटर आए ना मार्केट में, जैसे कि यूरोप आ गया। ठीक है, और अदर जो कंट्रीज थी उन्होंने देखो नेक्स्ट मैंने मेंशन भी किया गया, इंडियन ओशन इज बिग एंड द न्यूमरस ट्रेड रूट, क्योंकि इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, वहां पे डिफरेंट ट्रेड रूट्स हैं इंडिया आने के लिए, या जो ये जो एशियन रीजन है यहाँ पे आने के लिए। तो इसलिए जो पूरा इंडियन ओशन है उस पर पोर्टुगीज अपना जो है पूरा एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं बना पाए, जिसकी वजह से जो अदर जैसे कि यूरोप
और जो डच कंपनी है, इनका अराइवल हो गया इंडिया में, ठीक है, जिसकी वजह से पोर्टुगीज का डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, यानी यहाँ से जो है पोर्टुगीज की जो पावर है वो कम होती गई और सिर्फ गोवा तक सिमट गई, ठीक है, कहां तक रह गई, सिर्फ गोवा तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बताना है दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें हेड कौन होता था, सुल्तान होता था, ठीक है। सुल्तान एक इंडिपेंडेंट सवर्जिन ऑफ अ सर्टेन टेरिटरी, यानी जितनी भी टेरिटरी सुल्तान के अंडर थी, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा एम्पायर है तो उसका वो सवर्जिन रूल था, यानी कि इस पूरे टेरिटरी पे कौन रूल कर रहा था, सिर्फ सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुल्तान सिविल एज वेल एज पॉलिटिकल रेगुलेशन मेक करता था फॉर पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जो भी मतलब जो मिलिट्री वगैरह है उससे रिलेटेड डिसीजन या लोगों में जो डिस्प्यूट हो रहा है उससे रिलेटेड डिसीजन, सारे डिसीजन कौन लेता था, सुल्तान लेता था, ठीक है। सुल्तान को मेंशन किया गया एज द हेड ऑफ द कम्युनिटी, प्लस सुल्तान बहुत से कॉइन भी जो है इशू किए हैं सुल्तान ने, जिसमें जो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सुल्तान की जो नाम है यानी करंटली कौन रूल कर रहा है वो हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है। सुल्तान कुड ओनली कीप हिमसेल्फ इन पावर विद सपोर्ट, अब ये बोला गया नेक्स्ट पॉइंट कि सुल्तान जो है तब तक पावर में रह सकता है जब तक उसे नोबल्स का सपोर्ट है। अभी नोबल्स कौन होते थे, अदर मतलब जैसे कि ये मान लो पूरा कोर्ट है सुल्तान का, ठीक है, तो यहाँ पे सुल्तान बैठता है, तो सलाह मशवरा देने के लिए ना पावरफुल लोग होते हैं, पावरफुल मेंस, ये होते हैं नोबल्स, जो जिनकी सलाह मशवरे से कोई भी मान लो कोई भी डिस्प्यूट है तो सुल्तान क्या है, इनकी सलाह लेता है, ठीक है। और यही नोबल्स जो है ना इनको डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी भी जो है सुल्तान असाइन करता है, जिसपे ये कंट्रोल रखते हैं या जिसपे ये राज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है विजारत। विजारत क्या है, विजारत एक हेड हेड है किस चीज का, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना सुल्तान के अंडर उन सबका हेड कौन होता है, विजारत, ठीक है, ये जिसको हम वजीर कहते हैं, ठीक है, विजारत ये जिसको हम वजीर कहते हैं। हेड ऑफ द दीवान विजारत वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ही वाज वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट हेड, यानी कि जितने भी 4 डिपार्टमेंट होते हैं तो उसका हेड कौन होता है, ये वजीर, ठीक है। अब वजीर का काम क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, जो पूरा रेवेन्यू आ रहा है उसका अकाउंट्स बनाना, सेल जितने भी डिपार्टमेंट में लोग रिक्रूट है उनकी सैलरी को देना, ठीक है, प्लस पूरा चारों डिपार्टमेंट पे कंट्रोल बनाए रखना। नेक्स्ट है दीवानियर्स। दीवानियर्स क्या है, पूरा मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है। दीवानियर्स को हेड कौन करता है, अरीज ए मुमल्लिक। अब देखो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, सब चीज जो है किस पे आती है कि भाई जो जितना अच्छा रट सकता है, जितना अच्छे से याद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाम ऐसे होते हैं ना कि इनका, अब मैं अरीज मुमल्लिक में क्या बताऊं, है ना, नाम है तो ये तो याद ही करना पड़ेगा। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उससे कौन देखता था, दीवाने अर्ज, ठीक है, जो दीवाने अर्ज पूरा डिपार्टमेंट था जिसको हेड कौन करता था, अर्जी मुमल्लिक, यानी मुमल्लिक का काम था जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको देखना। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कुछ मेजर्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए जिससे जो है सोल्जर्स एज वेल एज जो घोड़े वगैरह होते थे ना आर्मी के अंदर उनकी जो है अच्छे से स्क्रीनिंग होना, एक तरीके से स्क्रीनिंग मीन्स यानी कि जो हॉर्सेज हैं वो अच्छे ब्रांडेड होने चाहिए, ब्रांडेड मीन्स अफगानी अफगानी और जो ये पर्शियन जो टर्किश जो हॉर्सेज होते थे ना उनको जो है रिक्रूट किया जाता था आर्मी में क्योंकि उनकी नस्ल अच्छी होती थी, ठीक है। और जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स भी जो है एक तरीके से पावरफुल हो, उनको भी चेक ऑन करना कि भाई जो आर्मी है आर्मी की स्ट्रेंथ जो है अच्छी हो। अदर डिपार्टमेंट क्या थे, बरीद ए मुमल्लिक, बरीद ए मुमल्लिक एक तरीके से न्यूज एजेंसी थी जो कि फरमान सुनाती थी, जो कि फरमान क्या होते हैं जैसे कि एक नोटिफिकेशन, जैसे हमारे फोन पे नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो इस टाइप से पुराने टाइम में क्या होता था, अगर अकबर को जैसे राजा है कोई भी, फॉर एग्जांपल अकबर है, वो कोई भी चेंजेस ला रहा है या कोई टैक्स जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो फरमान इशू कर देता है कि जो लोकल पब्लिक है वहां पे जाके जो न्यूज एजेंसी का काम होता था उस फरमान को बताना, जो भी आदेश है राजा का उसको बताना, ठीक है। दीवान रिसालत, दीवान रिसालत में सारे जो रिलीजियस जो रिलीजियस इश्यूज होते थे ना उनसे रिलेटेड जो है डिसीजंस लिए जाते थे, जैसे कि कादीस को अपॉइंट करना या कि इस्लाम को प्रीच किया जाए, ये सब चीजें, या वक्फ जो है वक्फ जो देखो अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि वक्फ पे कितना ज्यादा इशू चल रहा है, वक्फ ग्रांट की मतलब वक्फ को एज अ प्रॉपर्टी ग्रांट किया जाता था टू काजीज, ठीक है, जिससे वो जो है एक तरीके से क्या कर सके,
एजुकेट कर सके लोगों को इन उर्दू, ठीक है, उर्दू सिखा सके। प्लस जो वजीफा दिया जाता था पुअर गरीब लोगों को, ठीक है। सुल्तान जो है जुडिशरी को भी हेड करता था, ठीक है, जितने भी सिविल या क्रिमिनल मैटर्स है उनको कौन देखता था, सुल्तान देखता था। स्लेव्स एंड कारखाना, स्लेव एक इंपॉर्टेंट फीचर थे रॉयल हाउस होल्ड का। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 50,000 स्लेव थे। फिरोज तुगलक के टाइम पे 1,80,000 स्लेव्स थे। अभी स्लेव्स का काम क्या होता था, जितना भी पूरा ये राजा महाराजाओं की जितनी भी सर्विसेज होती थी उनको ही स्लेव्स करते थे। जितना भी साफ सफाई का काम हो गया, ठीक है, स्टोर हाउस हो गया, खाना बनाना हो गया, ठीक है, ये सब काम कौन देखता था, स्लेव देखते थे। इवन इन मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री पर्पस में क्या, जो मिलिट्री में लोग हैं उनका खाना देखना, उनकी जो कॉस्ट्यूम्स होती है प्रॉपर, तलवारें वगैरह, जो पूरा एक तरीके से पूरा सिस्टम है, ठीक है, उसको देखना, इन किसका काम होता था, स्लेव्स का काम होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल आर्किटेक्चर पे, ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर के क्या फीचर्स थे। तो मुगल आर्किटेक्चर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, फ्यूजन देखने के लिए मिलता है पर्शियन, टर्किश और इंडियन स्टाइल का, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूलर थे, मुस्लिम रूल के जो फाउंडर थे वो थे बाबर। तो बाबर के टाइम पे ज्यादातर हमें फोकस इस पे देखने के लिए मिला है, गार्डन पे, ठीक है, चार बाग हो गए जैसे, ठीक है। बाबर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज सेंट्रल एशियन रूट्स, प्रायोरिटाइजिंग द क्रिएशन ऑफ जियोमेट्रिकल डिवाइडेड गार्डन्स विद रनिंग वाटर चैनल्स, ठीक है। यानी कि गार्डन्स होते थे जो कि ऐसे मान लो, ये चार बाग का मतलब ये है कि ये फोर टाइप, यानी यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे ग्रीनरी है, और ये ऐसे वाटर चैनल होती है, यानी यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने ताजमहल में देखा होगा ना, बीच में ऐसे पानी है और चारों तरफ जो है गार्डन्स है ना। तो वो भी एक चार बाग टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है, he did not contribute in massive structure, यानी उन्होंने अपने टाइम पे सच कोई मैसिव स्ट्रक्चर्स नहीं बनवाए, बट उन्होंने मॉस्क बनवाए, ठीक है। काबुली बाग मॉस्क इन पानीपत और सांबल मॉस्क, ठीक है, ये सब बुक में मेंशन है। मैंने अपने आप से कुछ भी नोट्स नहीं बनाए, ये सब बुक में मेंशन है। हुमायूं के टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पर्शियन आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो एग्जाइल में रहे थे पर्शिया, यानी कि कैद, एग्जाइल मतलब होता है एक तरीके से कैद में, ठीक है, पर्शिया में। उसके बाद जब वो इंडिया आए, ठीक है, सेकेंड रूलर थे वो मुस्लिम रूलर। तो हुमायूं के टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि पर्शियन आर्किटेक्चर को ज्यादा टच देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। हुमायूं टॉम बनवाया था उनकी बेगम ने, हाजी बेगम, कंसिडर द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर मुगल स्टाइल, यानी कि ये जो हुमायूं टॉम था ये फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर था जो कि बिल्कुल मुगल स्टाइल का था एकदम, ठीक है। इनके टाइम पे भी हमें चार बाग लेआउट देखने के लिए मिलता है, डबल डोम स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, यानी कि गुम्बद कहते हैं ना एक तरीके से, ये ऐसा करके जो डोम होता है, ये डबल डोम स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जो कि दो लेयर से बना हुआ। वन लेयर इनसाइड विच प्रोवाइड सीलिंग इनटू द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, द अदर लेयर इज द आउटर वन विच क्राउन्स द बिल्डिंग। देखो मैं इसका भी एक फोटो दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडस्टोन, यानी इनके टाइम पे रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ किसके साथ, व्हाइट मार्बल के साथ, ठीक है। क्या डेकोरेट करने के लिए, बॉर्डर्स या फिर डेकोरेटिव पैनल्स बनाने के लिए। The tomb is octagonal in plan and it is crowned by a higher dome which is actual और डबल डोम, ठीक है। ये मैं अभी दिखाऊंगी फोटो में। अकबर के रिजीन के टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि रेड स्टोन का यूज देखने के लिए मिलता है जो कि लोकली अवेलेबल था, ठीक है। आर्क यूज मेनली इन डेकोरेटिव फॉर्म रेदर देन इन स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी कि इस टाइप से आर्क बनाई जाने लगी डेकोरेटिव स्ट्रक्चर के लिए। जैसे आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा ना कि ऐसे ऐसे करके जो है पूरा जो है ऐसे करके से पूरा नीचे का जो बॉर्डर है उसको कार्व आउट किया जाता था, तो ये क्या होती है, आर्क होती है। आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट कैरेक्टराइज बाय मैसिव इनक्लोजर वॉल्स एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्टिफिकेशन, ठीक है। आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट में क्या देखने को मिलता है, फोर्टिफिकेशन कहते हैं किलाबंदी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फोर्ट है तो उसके चारों तरफ किलाबंदी और यहाँ पे मिलिट्री रिक्रूट होती है, ठीक है, चारों तरफ फोर्ट, ये जो पूरा फोर्टिफिकेशन होता है उसके इस टाइप के एलिमेंट हमें देखने के लिए मिले। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, अ कंप्लीट सिटी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा, ठीक है। दीवाने खास की बात क्या है कि ये पूरा एक सिंगल कॉलम के सपोर्ट से, यानी सिर्फ एक कॉलम का सपोर्ट है और चारों तरफ पूरा बना हुआ है, ठीक है। एक कॉलम के सपोर्ट पे पूरा जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब जहांगीर के टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वर एन एज ऑफ मार्बल, यानी यहाँ पे मार्बल का यूज सबसे ज्यादा हुआ। न्यू डिवाइस ऑफ इनले डेकोरेशन, यानी कि एक न्यू डिवाइस को डिस्कवर किया गया जिसका नाम था पिट्रा ड्यूरा,
वॉज अडॉप्टेड इन दिस मेथड सेमी प्रीशियस स्टोन, यहाँ पे जो है स्टोन्स का यूज किया जाने लगा जो कि एक तरीके से प्रीशियस होते थे, यानी कि महंगे होते थे, या फिर ये आप किसी तो खास होते थे, जैसे लजूली, जैस्पर, लेपिस लजूली, जैस्पर, कार्नेलियन। ठीक है, तो इन सबको एम्बिट करके मार्बल में, यानी मार्बल के अंदर जो है एक तरीके से डाल के तब जो है डेकोरेट किया जाने लगा। तो ये इस टेक्निक को क्या कहते हैं, पिट्राड्यूरा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अकबर का टॉम, जहांगीर टॉम, जहां पे टेक्निक यूज की गई, टॉम ऑफ इतमत उद्दौला, ठीक है, जो कि आगरा में है, जिसको मिनी ताजमहल भी कहते हैं। शाहजहां गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, शाहजहां के टाइम पे सबसे ज्यादा जो है हमें मुगल आर्किटेक्चर देखने के लिए मिला। वन ऑफ द एग्जाम्पल इस ताजमहल, जो कि 7 वंडर्स में है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, चार बाग स्टाइल जो हमें ताजमहल में भी देखने के लिए मिलता है। ताजमहल में क्या क्या यूज किया गया, व्हाइट मार्बल, परफेक्ट सिमेट्री यूज की गई, यानी बहुत सारे जो है सिमेट्रिकल एक तरीके से पैटर्न्स यूज किए गए हैं। पेट्रा ड्यूरा का यूज किया गया है। जामा मस्जिद जो है शाहजहां के टाइम की है। मैसिव मॉस्क विद इमेंस कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी वरामडे हैं यहाँ पे, ठीक है, वरांडा कहते हैं ना, वो सब चीजें। मीनार, मीनार देखने के लिए मिले, जैसे कि ताजमहल के टाइम में भी, ताजमहल में भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे बीच में ताजमहल है और उसके साइड में मीनार्स खड़ी हैं, ऐसे ऐसे। मेरे तो बहुत गंदी ड्राइंग है, पर जिसने भी ताजमहल की फोटो देखी होगी देखा होगा कि आसपास 4 या शायद 6 मीनार है। ठीक है, मोती मस्जिद, जो कि मोती, एक ब्यूटीफुल पर्ल मॉस्क है, यानी कि यहाँ पे जो है मार्बल के साथ साथ मोती का यूज किया गया है, वो भी सफेद। औरंगजेब के टाइम पे देखने के लिए मिला है कि जो औरंगजेब ने ना इतना ज्यादा आर्किटेक्चर पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि औरंगजेब बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप के इंसान थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ज्यादा वो इस्लाम में बिलीव करते थे, तो उन्होंने इस्लाम को प्रीच करने में ज्यादा ध्यान दिया था। और औरंगजेब के टाइम पे एक वन ऑफ द इश्यूज की कन्वर्जन हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है, तो उन्होंने आर्किटेक्चर पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, फिर भी जो है उन्होंने मॉस्क बनवाए, मस्जिद बनवाए। ठीक है, बादशाही मस्जिद हो गया, बीबी का मकबरा हो गया, जो कि एक टॉम है, उनकी वाइफ के लिए बिल्ड किया गया था, जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम। ठीक है, एनालाइज द राइज एंड फॉल ऑफ बामिनी किंगडम, बामिनी किंगडम का राइज और फॉल बताना है। तो बामिनी किंगडम क्या था, एक पावरफुल किंगडम था जो कि डिकन प्लेट्यू और इंडिया में जो है रूल किया। डिकन प्लेट्यू का मतलब क्या है, जो साउदर्न एरिया है ना, इसको कहते हैं, ये साउदर्न एरिया जो है यहाँ से, जो गुजरात, ये गुजरात है ना, तो उसके जो गुजरात के यहाँ से ना, ये दक्कन का पठार बोला जाता है इस एरिया को। ये जो एरिया है, इस एरिया में जो है बामनी किंगडम जो है इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। कब, 14th सेंचुरी में। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकली एज वेल एज कल्चरली पूरे साउथ पे क्या कर लिया, अपना इन्फ्लुएंस बना लिया, और धीरे धीरे हमें इस सिस्टम का डिक्लाइन भी देखने के लिए मिला। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पॉलिसी ने अटेम्प्ट टू शिफ्ट इस कैपिटल। अब ये कैसे बहामनी किंगडम राइज हुआ, क्योंकि जो ये प्लेट्यू वाला रीजन मैंने आपको बताया, यहाँ पे किसका रूल था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का। अब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दौलताबाद जो शिफ्ट कर दिया अपनी कैपिटल, जिससे जो डिकन के जो गवर्नर्स थे, गवर्नर कौन होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नर, जैसे कि ये रीजन है अगर, तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सुल्तान से करते हैं ना, ये ऐसे रीजन्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं कि भाई जो भी रेवेन्यू वगैरह है, जो टैक्स लगा रहा है सुल्तान, उसको कलेक्ट करने का काम किसका होता है, इन गवर्नर्स का होता है। ठीक है, प्लस अपने अपने एरिया में जो है जो भी लोकल इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने का काम भी गवर्नर का होता है। तो ये गवर्नर खुश नहीं थे जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल को शिफ्ट किया दौलताबाद। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट जो है इन्होंने क्या किया, एक तरीके से रिवॉल्ट से स्टार्ट कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया सुल्तान की किंगडम से। ठीक है, हसन गंगूस इज इन द सर्विस ऑफ सुल्तान, ये सुल्तान की सर्विस में थे और प्रोविंशियल गवर्नर भी थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, रिबेल किया। ठीक है, अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत, किसके सपोर्ट से, सूफी संत के सपोर्ट से। हसन गंगू ने असेंड किया थ्रोन इन 1347 सीई और टाइटल अडॉप्ट कर लिया अलाउद्दीन बामन शाह। इन्होंने स्टैब्लिश किया बामनी किंगडम, यानी फाउंडेशन इन्होंने ही रखी है इस पूरे किंगडम की। ठीक है, और फर्स्ट कैपिटल किसको बनाया, गुलबर्ग को। अब एडमिनिस्ट्रेशन और की रूल क्या थे इसके, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत से सिमिलर था, जैसे कि सेंटर में क्या होता है, सुल्तान होता था। ठीक है, फिर उसको कुछ मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे, जैसे कि नोबल्स हो गए, जैसे कि मैंने भी बताया भी। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्स्ट जो थे अलाउद्दीन बमन शाह, जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। नेक्स्ट थे मोहम्मद शाह, जो इनके सक्सेसर थे, जिनको जाना जाता है एक्सपेंशन कंसोलिडेशन करने का, यानी इनके टाइम पे बहुत ज्यादा ये एम्पायर एक्सपेंड किया, बढ़ा। फिरोज शाह बमनी को हम जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक लर्न रूलर थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे रूलर थे, जिन्होंने आर्ट, साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी को, यानी कि जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं ना, इस चीज को क्या किया, सपोर्ट किया, पेट्रॉन किया। अहमद शाह फर्स्ट, इन्होंने क्या कर दिया, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गुलबर्ग टू विदार। ठीक है,
which became a center of Bahmani culture. Bahmani rulers they patronized scholars and promoted development of Dakhini Urdu language. यानी जितने भी बामनी रूलर्स थे उन्होंने किस टाइप की लैंग्वेज को पेट्रोन किया, यानी कि एक तरीके से पेट्रोन करने का मतलब ये होता है कि भाई उसको प्रमोट करने के लिए पैसा देना, दखनी उर्दू लैंग्वेज। अब धीरे धीरे फॉल क्यों हुआ बामनी किंगडम का? डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ एंड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये किंगडम जो है डिक्लाइन हुआ ड्यू टू इट्स फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म का क्या मतलब है? फैक्शनलिज्म देखो मैं यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि पीछे वाला पेज ब्लर है बहुत ज्यादा। फैक्शनलिज्म का मतलब ये होता है अगर ये पूरा बामनी किंगडम था, ठीक है, तो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सल्तनत वाला चल रहा था कि इसको डिफरेंट डिफरेंट जो है रीजन्स में डिवाइड किया गया था और हर जगह से गवर्नर को क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था, प्रोविंशियल प्रोविंशियल गवर्नर, ठीक है। और फिर अगेन जब कैपिटल शिफ्ट की गई बिदार, तो फैक्शनलिज्म आ गया। फैक्शनलिज्म मतलब जो ये गवर्नर थे ना, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो या मेरी आवाज से समझ में आ रहा हो कि मैं क्या लिख रही हूँ। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से ये जो पूरा एम्पायर था सब अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते गए, तो जिसकी वजह से ये पूरा एम्पायर क्या हो गया? श्रिंक हो गया और इसका पूरा डिक्लाइन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला या तो ये पूछेगा कि ग्रोथ बताओ चिश्ती सिलसिला की, या ये पूछेगा कि सूफिज्म क्या है, ठीक है। सूफिज्म में भी पूछेगा, सूफिज्म भी पूछेगा ना, तो भी आपको यही बताना है। तो चिश्ती सिलसिला क्या थे कि टीचर्स थे, ठीक है। जैसे कि हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण्स होते हैं ना जो प्रीच करते हैं, इसमें चिश्ती सिलसिला ये प्रोमिनेंट टीचर्स थे, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचर नेम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिससे स्टार्ट होती है इंडिया में जो जो चिश्ती सिलसिला स्टार्ट होता है इन्हीं से स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचर थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि सिटी आए अजमेर, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट टू प्लान दिस चिश्ती आइडिया इन इंडिया। ये इस आइडिया को इंडिया में लेके आए। इनके जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेजा, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, इस पूरी टीचिंग को प्रीचिंग को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार जो थे वो दिल्ली गए, बाबा फरीद पंजाब गए, और उनके एक इंपॉर्टेंट एक तरीके से स्टूडेंट निजामुद्दीन औलिया दिल्ली गए, ठीक है। वो द बिगेस्ट ब्रांच अंडर होम दिस ग्रुप एक्सपेंडेड, यानी कि इन्होंने जो है एक पूरी ब्रांच सेटअप करी जिसके अंदर बहुत सारे और जो शिष्य हैं वो इंक्लूड हुए और एक्सपेंड किया ये बहुत ज्यादा। ये पूरा जो टीचिंग सिस्टम था यानी कि चिश्ती सिलसिला जो था, दे बुल्ड प्लेसेस लाइक खनकास, इन्होंने खनकास बनाए। खनकास का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे मंदिर होते हैं ना, ऐसे इन्होंने जो है जैसे हमारे में गुरुकुल होते हैं, धर्मशाला होती है, इस टाइप से इन्होंने खनकास बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई, ठीक है। जहाँ पे वर पीपल कुड कम फ्रॉम स्पिरिचुअल गाइडेंस, जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए आ सकते हैं, खाना खाने के लिए आ सकते हैं। खाना खाने के लिए इन द सेंस यहाँ पे एक किचन था प्रॉपर जो कि 24 घंटे ओपन रहता था, यानी कोई भी आके वहां पे खाना खा सकता है, ठीक है। आफ्टर दे पास अवे देयर बरियल प्लेसेस टुगेदर, यानी जो ये टीचर होते थे जब ये इनकी डेथ हो जाती थी तो इनके बरियल को कहाँ रखा जाता था? दरगाह में। जिसके आप अभी भी देखोगे जो मुस्लिम्स है वो दरगाह को विजिट करते हैं, ठीक है, जो कि एक होली स्पॉट बन जाता था लोगों के लिए। दे डिड नॉट जस्ट टीच इन वन लैंग्वेज, ये खाली एक लैंग्वेज में उर्दू में ही नहीं पढ़ाते थे, ये लोकल लैंग्वेज का भी यूज करते थे जिससे जो लोकल पीपल है वो कनेक्ट कर पाए, ठीक है। दे वेलकम एवरीवन, यानी यहाँ पे ना ही कास्ट मैटर करती थी, कौन अमीर है कौन गरीब है, ना ही रिलीजन मैटर करता था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या कोई अदर जो है आपकी कास्ट है, सबको ये इक्वली ट्रीट करते थे, ठीक है। जो चिश्ती टीचर्स थे वो जेन्युइनली गुड, ये क्या थे? ये गुड थे और इंस्पायरिंग पीपल थे, यानी इनसे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता था। प्लस ये देवर आउट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि ये इनका लेना देना किंग से कुछ भी नहीं था, ठीक है। दे ब्लेंड देयर कल्चर विद इंडियन वेज, इन्होंने अपने कल्चर को इंडियन जो कल्चर है उसके साथ भी ब्लेंड किया, जिसका फेमस एग्जाम्पल है कवाली, ठीक है। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, दे फोकस ऑन कनेक्शन विद गॉड, यानी इन्होंने सिर्फ जो है भगवान के ऊपर जो है ध्यान दिया, गॉड के ऊपर ध्यान दिया, ना कि पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब जमींदार कौन थे मिडिएवल इंडिया में और उनकी क्या राइट एंड प्रॉपर्टीज थे? देखो जमींदार मैं एकदम सिंपल बता देती हूँ। देखो जमींदार क्या होते थे? जो मुगल्स होते थे ना, मुगल्स के टाइम में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो जमींदार भी क्या होते थे? उसी सिस्टम का एक पार्ट होते थे। जमींदार प्रेजेंट इन पार्टिकली प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। हर पार्ट में आपको जो नजर आएंगे, बट इनका मेनली रोल क्या? एग्रीकल्चर रोल है, ठीक है। मेनली इनका किससे रोल है? एग्रीकल्चर। जैसे कि आपने प्रोविंशियल गवर्नर देखे तो उनका क्या काम था? पूरा टैक्स कलेक्शन, प्लस उनका मिलिट्री भी मेंटेन करना का काम था, जो कि राजा को जब भी जो है जरूरत पड़ेगी तो उनसे मिलिट्री ले लेगा, ठीक है। मनसबदार सिस्टम में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जागीरदार सिस्टम में भी आपको ये देखने को मिलेगा, पर जमींदार सिस्टम इज ओनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक है। तो एक नुरल हसन थे जिन्होंने जमींदार को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले वो जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी राइट्स थे, यानी कि जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसको वो ओन करते थे, यानी कुछ प्रॉपर्टी पे
थी जो उनके नाम थी खाली। सेकेंडरी जमींदार वो थे जो कि इंटरमीडिएरी राइट्स थे, जो कि क्या करते थे, जो स्टेट है यानी जो एम्पेयर है उनको हेल्प करते थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में, यानी इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती थी। थर्ड थे ऑटोनोमस चीफ, हैड ऑटोनोमस राइट्स इन द टेरिटरी एंड पेड अ फिक्स अमाउंट टू मुगल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा एरिया है जो इनके अंडर है, तो इसमें से जो मुगल एम्पर है वो एक फिक्स अमाउंट कर देता कि भाई हमें 30% रेवेन्यू चाहिए, बाकी का जो है वो आप रख लेना। तो ये 30% ये क्या करते थे एवरी ईयर या फिर एवरी मंथ किसको पे आउट करते थे, जो मुगल एम्पर होता था उस। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स बताए हैं जमींदार के इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली। अब जमींदार के पास क्या प्रॉपर्टी जो है राइट्स होते थे, पहला कि अल्टीमेट ऑनरशिप इज इन द हैंड ऑफ द सुल्तान, यानी कि ऑनरशिप राइट नहीं होते थे, कहीं कहीं पे हमें देखने के लिए मिला वाज ओनली इन द केस ऑफ ऑटोनोमस चीफ्स। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो है ऑनरशिप राइट किसके हाथ में होती है, यानी जमीन पे इनको टैक्स कलेक्ट करने का तो राइट दिया जाता था, पर जो जमीन की ऑनरशिप है यानी जमीन किसके नाम होती थी, सुल्तान के नाम होती थी। ठीक है, ये अपने पास एक स्मॉल परसेंटेज रखते थे जैसे कि 10% या 20% या 30%, बाकी जो किसको दे देते थे, जो एम्पेयर है उसको दे देते थे। दे मेंटेन देयर लोकल आर्म मैन, यानी कि फॉर एग्जांपल कभी कोई अपनी जमीन पे जो मना कर रहा है कि भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो ये कुछ जैसे कि जिन लोगों के पास लठ होते थे है ना, लट कह लो या फिर ये कह लो कि एक लोकल आर्मी ये मेंटेन करते थे गांव में। ठीक है, जिससे अगर कोई मना करे भी रेवेन्यू देखने के लिए तो वो फोर्सफुली जो है उससे रेवेन्यू निकलवा सके। दे हैड देयर ओन लैंड, उनके पास अपना लैंड तो था बट वो इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, कहीं कहीं पर करप्शन भी देखने को मिला है, तो वहां पे जमींदार के पास लार्ज अमाउंट में भी लैंड हमें देखने को मिला है। जहां पर करप्शन नहीं है वहां पे स्मॉल अमाउंट में लैंड होल्ड कर देते हैं, जहां पे करप्शन है वहां पे लार्ज अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखने के लिए मिला है, नेक्स्ट मैंने एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन डाला हुआ है, रजिया सुल्तान। देखो रजिया सुल्तान कौन थी, फर्स्ट फीमेल रूलर थी मुस्लिम। ठीक है, रजिया वॉज द ओनली डॉटर अमंग इट्स 4 चिल्ड्रन। किसके 4 चिल्ड्रन, रजिया के जो फादर थे वो थे उल्तमिश, एक सेकेंड, रजिया के फादर कौन थे, उल्तमिश। तो इनके 4 चिल्ड्रन में से शी वॉज द ओनली डॉटर। ठीक है, अपने जो लड़के थे तीनों उनको नजरअंदाज करते हुए जो उल्तमिश थे इन्होंने रजिया को अपॉइंट किया एज अ सक्सेसर उनके, क्योंकि उन्होंने कैपेबिलिटी देखी कि जो रजिया है उसमें कैपेबिलिटी है थ्रोन को एसेस करने की। ठीक है, जो रजिया का एसेशन था वो सोनली बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए उनके जो फादर थे उन्होंने उनको गद्दी पर बैठाया। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूट फैक्टर ऑफ रजिया स्ट्रेंथ, यानी कि जो रजिया की स्ट्रेंथ थी उसका एक फैक्टर क्या था कि उनको लोकल पीपल का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। ठीक है, क्योंकि लोकल पीपल का ये मानना था कि जो जो रजिया है उनके जो एक तरीके से कोर्ट में उन्हें जस्टिस मिलेगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, लेटर ऑन हमें ये भी देखने के लिए मिला कि रजिया ने जो है पर्दा या विल, जो कि उनके एक तरीके से धर्म में भी माना जाता था, और उस टाइम पे सोसाइटी भी इस टाइप की थी कि भाई जो लेडीज हैं जो वुमेन्स हैं वो पर्दा जो है रखती थी या घूंघट टाइप रखती थी, उसको भी उन्होंने गिव अप कर दिया, यानी कि वो भी पर्दा करना भी उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपरली जो है अपना एक तरीके से इन्फ्लुएंस बैठाना है तो उन्हें ये जो कल्चर है इसको गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, शी अडॉप्टेड द मेल वार्डरोब, यानी उन्होंने जो मेल थे उनकी तरफ कपड़े पहनने जो है स्टार्ट कर दिए। इशू कॉइन, यानी इन्होंने कॉइन्स भी इशू किए सिल्वर और कॉपर पे। ठीक है, अब लेटर ऑन जो है रजिया ने फेस किया रिवोल्ट ऑफ एल्तुनिया। एल्तुनिया थे एक किंग थे एल्तुनिया। ठीक है, गवर्नर थे, सॉरी अल्तुनिया कौन थे, गवर्नर थे कहाँ के, ताबिर हिंद। ठीक है, ताबिर हिंद एक जगह है, ये वहां के गवर्नर थे, और इन्होंने जो है रजिया के जो एक तरीके से एम्पायर था उस पर इन्वेड कर दिया। ठीक है, अब इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट भी की कि भाई मिलिट्री वगैरह को पूरा एकदम तैयार भी किया, बट जो नोबल्स थे उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में वो उनके अगेंस्ट हो गए, टर्किश नोबल्स। ठीक है, उन्होंने उन्हीं के अगेंस्ट जो है रेबल कर दिया, जिसकी वजह से जो है इस पूरे बैटल में उनकी हार हो गई। ठीक है, बट जब हार हो गई तो जो रजिया का जो पूरा एम्पायर था उसको आना चाहिए था अल्तुनिया के कंट्रोल में, बट इस पूरी सिचुएशन का जो फायदा उठाते हुए जो बहरम शाह थे जो अल्तुनिया के ब्रदर थे, उन्होंने इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया और पूरे एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नोबल्स, नोबल्स की हेल्प से। ठीक है, रजिया मेड अ पॉलिटिकल मूव। अब यहाँ पे जब रजिया ने देखा कि भाई अब अल्तुनिया के हाथ में तो कुछ नहीं लगा, तो रजिया ने एक पॉलिटिकल मूव बनाया कि रजिया ने क्या किया, जो अल्तुनिया था उसके साथ शादी कर ली। ठीक है, प्लस
उसके बाद इन्होंने क्या की मिलिट्री इकट्ठा की, डिफरेंट रिलीजन्स से, टर्की से, राजपूत से, ठीक है, अफगानी से, पूरी मिलिट्री को इकट्ठा करके इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर दिया। बट दे डिफीट एंड दे बोथ वर किल इन द बैटल, बट इनकी जीत नहीं हो पाई और वो दोनों ही बैटल में मर गए। ठीक है, अब इस पूरे समय देखने के लिए क्या मिलता है, बस ये देखने के लिए मिलता है कि मिडिएवल सोसाइटी में जो वुमेन्स थी उनकी पोजीशन कितनी ज्यादा खराब थी। स्टिल जो रजिया सुल्तान है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट फिगर की तरह इमर्ज होकर आई। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि भाई वुमेन भी जो है पावरफुल हो सकती है, वुमेन का भी जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में से हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई।